नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप लगातार पढ़ाई में लगे रहिए और आपकी जो क्लासेज है, कल एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी रहेगी क्योंकि एक दिन गैप हो गया आपकी क्लास का, तो एक क्लास आपकी कल एक्स्ट्रा भी रहेगी। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत की जाती है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है भैया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित HD 3385 किस फसल की किस्म है? आपके ऑप्शंस हैं धान, गेहूं, आम और क्या भैया चना। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। चलिए पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? ICAR के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ICAR के बारे में। ICAR के बारे में देखिए, जब इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी अगर स्थापना की हम बात करते हैं, इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो होती है इसकी स्थापना 26 जुलाई 1929 को। इसकी स्थापना कब होती है भैया? 26 जुलाई 1929 को होती है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था? इंपीरियल। क्या नाम था? इंपीरियल। क्या नाम था इसका? इंपीरियल। क्या नाम था इसका? इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर। क्या था भैया? एग्रीकल्चर। क्या नाम था? इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च था। लेकिन जब इसकी स्थापना होती है तो स्थापना के बाद 1947 में क्या किया गया? ये इंपीरियल नाम को चेंज कर दिया गया। इंपीरियल नाम को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। और 1947 में इंपीरियल की जगह पे क्या जोड़ दिया गया? याद रखिए, क्या जोड़ दिया गया? इंडियन। क्या जोड़ दिया भैया? इंडियन जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? इंडियन जोड़ दिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। क्या हो जाएगा भैया? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसर्च हो जाएगा। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो अगर बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, ICAR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष की अगर इसकी बात करें तो कौन है भैया वर्तमान अध्यक्ष? वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो कमेंट करके आपको बताना है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। और अगर बात करते हैं इसका कार्य क्या है भैया, तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? कृषि एवं पशुपालन संबंधी क्षेत्र में रिसर्च करना और उसको बढ़ावा देना। तो इसका कार्य क्या है? कृषि प्लस पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन को क्या करना भैया? बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। इसका कार्य क्या है भैया? कृषि एवं पशुपालन संबंधी अनुसंधान करके उसको क्या करना? बढ़ावा देना। और अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, तो इसके कितने हेडक्वार्टर हैं? तो एक तो मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके अलावा कहाँ पे भैया? चेन्नई में है। मुंबई में है और कहाँ पे है? चेन्नई में है। मुंबई में और कहाँ पे? चेन्नई में और कहाँ पे? बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में। तो इसके कितने हेडक्वार्टर हैं? 4। लेकिन ये मुख्य वाला हेडक्वार्टर कौन सा भैया? नई दिल्ली। इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका कार्य क्या है? याद रखिएगा, कृषि एवं पशुपालन को क्या करना? बढ़ावा देना। हाल ही में इसी के द्वारा क्या किया गया है? एक नई किस्म की खोज की है। किसकी किस्म की खोज? गेहूं की। गेहूं की जो है, गेहूं की एक नई प्रजाति की खोज की गई। गेहूं की एक नई प्रजाति की खोज की गई। और उस प्रजाति का नाम क्या है भैया? उस नई प्रजाति का नाम क्या है? नई प्रजाति का नाम क्या है? तो उस नई प्रजाति का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है भैया? HD 3385। तो यहां पे नाम लिख देते हैं HD 3385। याद रखिएगा किसने खोज किया है भैया? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसकी क्या की है? स्थापना की है। तो इसकी जो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ICAR जब इसका नाम हुआ तो क्या था? इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। स्थापना कभी भी है? याद रखिएगा 26 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन 1947 में क्या किया गया? 1947 में जो इंपीरियल है, इंपीरियल की जगह पे क्या हो गया भैया? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च हो गया। अगर बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है? कृषि एवं पशुपालन को क्या करना होता है भैया? बढ़ावा देना होता है। हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। तो इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? नई दिल्ली में है। गेहूं की इसने नई प्रजाति की खोज की, उसका नाम क्या भैया? HD 3385।
3385। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करते हैं, कौन है भैया? त्रिलोचन महापात्रा। कौन है? याद कर लीजिएगा, त्रिलोचन महापात्रा। त्रिलोचन महापात्रा, त्रिलोचन महापात्रा इसके कौन है? वर्तमान प्रमुख है। तो अगर हम बात करते हैं ये किसकी प्रजाति है भैया, तो किसकी प्रजाति हो जाती है? गेहूं की। आइए देखते हैं गेहूं के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन सकता है। एक पेज और ले लेते हैं, देखते हैं भैया गेहूं के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन सकता है। कौन सी फसल है आपकी इंपॉर्टेंट फसल है? कौन सी फसल है? गेहूं की फसल है। तो पहला जो आपका सवाल बनता है, कहेगा गेहूं किस कुल का पौधा है? किस कुल का पौधा है? तो गेहूं किस कुल का पौधा भैया? याद रखिएगा, ग्रेमिनी कुल का है। किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का पौधा है। और अगर बात करें गेहूं कैसी फसल है भैया, तो कैसी फसल है गेहूं? आप सभी को पता है कैसी फसल है गेहूं? रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। किसकी फसल है भैया? रबी की फसल है। गेहूं किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का पौधा है। किसकी, कौन सी फसल है? रबी की है, खरीफ की है कि जायद की है? तो किसकी फसल है ये? रबी की फसल है। याद रखिए किसकी फसल होती है? रबी की फसल होती है। अगर हम बात करते हैं गेहूं जो होता है, गेहूं की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है? प्रमुख प्रजातियों की बात हम करते हैं तो यहां पे जो आपके एग्जाम्स में, पिछली बार एग्जाम्स में जो पूछे गए सवाल हैं उसमें से आप देखेंगे, इसमें से जो आपके ऑप्शन है भैया, राज, गेहूं का नाम है राज 377। क्या है? राज 377 क्या है? गेहूं की एक प्रजाति है। याद रखिएगा ये एग्जाम्स में पूछा गया है, राज 337। इसके अलावा एक गेहूं का नाम याद रखिएगा, मैको रानी। क्या नाम है? गेहूं का नाम मैको रानी, गेहूं की प्रजाति है। क्या है? मैको रानी गेहूं की प्रजाति। याद रखिएगा मैको रानी गेहूं की प्रजाति की अगर हम बात करें, जो आपका सूजी बनाया जाता है वो किस प्रजाति के गेहूं से बनाया जाता है? तो मैको रानी। इससे क्या बनता है भैया? सूजी का निर्माण कराया जाता है। किसका निर्माण होता है? सूजी का जो निर्माण होता है वह कौन सी गेहूं की प्रजाति है? मैको रानी गेहूं की प्रजाति है। और याद रखिएगा जो मैको रानी गेहूं की प्रजाति है भैया, इसको कहते हैं सख्त गेहूं। क्या कहते हैं? सख्त गेहूं भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सख्त गेहूं भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया इसको? सख्त गेहूं भी इसको कहा जाता है। सख्त गेहूं भी इसे कहते हैं। और अगर आपसे कहा जाए सबसे कम सिंचाई वाले इलाकों में कौन से किस्म की गेहूं की बुआई की जाती है, तो याद रखिएगा मैको रानी। सबसे कम सिंचाई वाले इलाकों में, सबसे कम सिंचाई वाले इलाकों में सबसे कम सिंचाई किस गेहूं के लिए है भैया? मैको रानी गेहूं की। लेकिन अगर हम बात करते हैं गेहूं की, देखिए गेहूं को जब बोना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रैक्टर वाली वगैरह तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसी कोई तकनीक हो जिसमें जो बीज की मात्रा हो वह कम हो और फसल क्या हो? ज्यादा पैदावार हो, तो ऐसी एक बुआई की जो तकनीक है उसको बोलते हैं जीरो टिलेज फर्टी ड्रिल। क्या बोलते हैं? गेहूं की बुआई की बुआई जो किस तरह से की जाती है, एक बुआई का प्रकार है ये। गेहूं की बुआई का जो प्रकार है, गेहूं की बुआई का जो प्रकार है उसका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? जीरो टिलेज फर्टी ड्रिल। क्या कहते हैं? जीरो टिलेज फर्टी ड्रिल कहते हैं। याद रखिएगा गेहूं की बुआई करने की जो तकनीकी है, सबसे उन्नत तकनीक कौन सी है भैया? जीरो टिलेज फर्टी ड्रिल। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? बीजों की संख्या कम। बीजों की संख्या क्या होती है भैया? कम। जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं तो आपने देखा होगा जब मूली को बोया जाता है तो उस मूली को एक मेड़ी बना के उसमें क्या करते हैं? एक लकड़ी से जगह जगह पे ड्रिल करके उसमें से क्या करते हैं भैया? जो है आपका मूली को बो दिया जाता है। उसी प्रकार से ये टेक्निक है, उसी प्रकार से गेहूं की जो बुआई की टेक्निक है उसे क्या बोला गया है? जीरो टिलेज फर्टी ड्रिल। तो इसमें क्या होगा? गेहूं की जो मात्रा लगेगी क्या होगा भैया? गेहूं की बुआई की मात्रा क्या होगी? गेहूं की बुआई की मात्रा क्या होगी? कम होगी। गेहूं को बुआई की जो मात्रा होगी वह क्या होगी भैया? इसमें कम लगेगी। तो क्या है? जीरो टिलेज फर्टी ड्रिल। और अगर हम बात करते हैं गेहूं में जो आपके प्रोटीन की अगर मात्रा की बात करेगा, गेहूं में अगर प्रोटीन की बात करेगा, प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है भैया? 8 से लगभग कितना परसेंट होता है? 15% होता है। और अगर कहेगा कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 65 से 70%। कितना होता है? लगभग 65 से 70% होता है। अगर इसमें कहेगा वसा की मात्रा कितनी होती है, वसा की मात्रा लगभग कितना होती है भैया? 1.5% होती है। कितना होता है? 1.5। और अगर कहे खनिज मिनरल्स कितने होते हैं भैया? खनिज लगभग कितना परसेंट होता है भैया? इसमें लगभग 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। तो अगर कहेगा प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? 8 से 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है भैया?
65 से 70% होता है। वसा की बात करेगा लगभग कितना होता है 1.5%। खनिज कितना होता है लगभग 2% के बराबर होता है। और लेकिन अगर कहेगा गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल, गेहूं में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कौन सा, ग्लूमेटिन प्रोटीन। कौन सा है, ग्लूमेटिन। कौन सा भैया, ग्लूमेटिन प्रोटीन। ग्लूमेटिन प्रोटीन कौन सा है, ग्लूमेटिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट सवाल, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लूमेटिन प्रोटीन। और लेकिन अगर आपसे कहता है गेहूं में कौन कौन से विटामिन होते हैं, गेहूं में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, गेहूं में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कौन कौन सा विटामिन होता है भैया, B1 होता है, B2 होता है, B6 होता है, इसके अलावा विटामिन ई होता है। कौन सा होता है भैया, विटामिन ई होता है। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1, B2, B6, B1, B2 और B6, इसके अलावा विटामिन ई इसमें क्या होता है भैया, पाया जाता है। किसमें आपके पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। अब देखिए यहां पे जो गेहूं है, गेहूं में खरपतवार पाया जाता है भैया। गेहूं का जो खरपतवार है, गेहूं का जो खरपतवार है, खरपतवार, ये यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा भैया, याद रखिएगा। अगर बनेगा तो खरपतवार की बात करें, इसमें एक खरपतवार पाया जाता है भैया, फिलेरिस माइनर उसको बोलते हैं, फिलेरिस माइनर। फिलेरिस माइनर क्या होता है भैया, फिलेरिस माइनर होता है, फिलेरिस माइनर होता है। और फिलेरिस माइनर का उपनाम पूछा जाता है, क्या होता है भैया, फिलेरिस माइनर को कहते हैं गेहूं का मामा। क्या कहते हैं, गेहूं का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गेहूं का मामा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, गेहूं का मामा इसको कहा जाता है। फिलेरिस माइनर जो खरपतवार होता है, इसको क्या कहते हैं भैया, गेहूं का मामा कहा जाता है। याद रखिएगा, गेहूं का मामा किस खरपतवार को कहते हैं, तो याद रखिएगा किस खरपतवार को कहा जाता है, तो फिलेरिस माइनर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, फिलेरिस माइनर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, गेहूं की बात करें किस कुल का पौधा होता है, ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। किस कुल का है, ग्रेमिनी कुल का। फसल कौन सी होती है, रबी। प्रजातियों की बात करें, इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी आपको हमने बताया एक कौन सा भैया, HD कौन सा भैया, 3385 HD 3385 जो गेहूं की नई प्रजाति किसने खोजी है, ICAR ने खोजी है। मैकोरानी गेहूं जो सूजी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं भैया, सख्त गेहूं इसी को कहा जाता है। और सबसे कम सिंचाई वाला गेहूं कौन सा होता है, मैकोरानी होता है। बुआई की प्रकार करें, जो बुआई का जो तरीका होता है, सबसे कम गेहूं विसार की जिसमें आवश्यकता होती है, कौन सा तरीका भैया, जीरो टिलेज फर्टी ड्रिल। और गेहूं की इसमें सबसे बुआई की मात्रा क्या होती है भैया, कम लगती है। प्रोटीन की बात करें कितना होता है, 8 से 15। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 65 से 70%। वसा कितना होता है, 1.5%। खनिज कितना होता है आपका, 2% होता है। और अगर बात करें प्रोटीन, इंपॉर्टेंट रहेगा भैया, प्रोटीन कौन सा होता है, ग्लूमेटिन। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूमेटिन प्रोटीन होता है। विटामिन कौन कौन सा, B1, B2, B6 और विटामिन बी कौन सा भैया, विटामिन ई आपका पाया जाता है। और देखिए इंपॉर्टेंट सवाल भैया पूछा गया एग्जाम्स में है, गेहूं का मामा किस खरपतवार को कहते हैं, तो उसका नाम याद रखिए, फिलेरिस माइनर। क्या बोलते हैं भैया, फिलेरिस माइनर को ही क्या बोलते हैं, गेहूं का मामा। अब देखेंगे गेहूं के साथ में ये उगता है और गेहूं की तरह ही एकदम से होता है, आपको देखने में ज्यादा अंतर नहीं लगेगा, लेकिन इसीलिए भैया यहां पे इसको देखिए ज्यादा समानता पाई गई, इसलिए क्या बोला गया, गेहूं का मामा। क्या बोला गया है, गेहूं का मामा बोला गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके पहले का भी स्लाइड आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, इसको भी आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। घातक मलेरिया प्रजाति एनाफिलीज स्टेफेंसी के प्रजाति के संक्रमण की जानकारी कहां से प्राप्त हुई। आपके ऑप्शंस क्या हैं, केन्या, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी और क्या है भैया, युगांडा है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, केन्या। आपका आंसर क्या हो जाएगा, केन्या हो जाएगा। आइए बात करते हैं किसके बारे में, मलेरिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मलेरिया के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, मलेरिया के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें मलेरिया, मलेरिया किससे होता है भैया, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है भैया, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भैया, परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको परजीवी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसको परजीवी बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं मलेरिया किस प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ होता है भैया, मलेरिया का जो कारक होता है, कौन सा कारक, कौन सा प्रोटोजोआ होता है भैया, मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ होता है भैया, प्रोटोजोआ कौन सा होता है, प्रोटोजोआ कौन सा होता है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है भैया,
कौन सा प्रोटोजोआ होता है? तो प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ भी कितने प्रकार का होता है भैया? ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? आइवेक्स होता है। कौन सा होता है? आइवेक्स होता है। कौन सा होता है? आइवेक्स होता है। ऑक्जेलिक होता है भैया एक। कौन सा होता है? एक ऑक्जेलिक होता है। कौन सा होता है आपका? ऑक्जेली होता है एक। ऑक्जेली होता है। कौन सा होता है? ऑक्जेली होता है। और एक कौन सा है? फेल्सपारी होता है। एक होता है फेल्सपारी होता है। कौन सा होता है? आइवेक्स होता है, ऑक्जेली होता है, फेल्सपारी होता है आपका और कौन सा होता है भैया? एक मलेरी होता है। कौन सा होता है? मलेरी होता है। एक कौन सा होता है भैया? मलेरी होता है। और ये चारों ही भैया, इन चारों से ही आपको क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर आपसे कहे प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, इसकी खोज किसने की थी? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो, इसकी खोज किसने की थी? अब देखिए, अगर कहेगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी, तो इनका नाम है भैया ए लेबेरान। क्या नाम है? ए लेबेरान। क्या नाम है भैया? ए लेबेरान। क्या नाम है इनका? ए लेबेरान। क्या नाम है इनका? ए लेबेरान। इसकी खोज किसने की है? ए लेबेरान ने खोज की है। लेकिन अगर आपसे कहे कि इसका वाहक कौन होता है, तो इसका वाहक कौन होता है भैया? मादा एनाफ्लीज। कौन होता है? मादा एनाफ्लीज होता है। कौन होता है? मादा एनाफ्लीज होता है। अब देखिए, मादा एनाफ्लीज का वाहक होता है। किसने पता लगाया कि इसका वाहक मादा एनाफ्लीज होता है? तो इसका पता किसने लगाया भैया? रोनाल्डो रॉस ने। किसने लगाया? रोनाल्डो रॉस ने लगाया। किसने लगाया? रोनाल्डो रॉस ने लगाया। किसने लगाया भैया? रोनाल्डो रॉस ने लगाया, जिसके कारण इनको 1902 में क्या दिया गया था भैया? नोबेल प्राइज दिया गया था। 1902 में रोनाल्डो रॉस को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया। क्यों? मादा एनाफ्लीज मच्छर में ही ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है, इसलिए। लेकिन प्रोटोजोआ की जो आपका प्लाज्मोडियम है, इसकी खोज किसने की थी? ए लेबेरॉन ने की थी। 1880 के आसपास में की थी। कब की थी? 1880 में की थी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मलेरिया की दवा की बात करते हैं, मलेरिया की अगर हम दवा की बात करें, तो प्राकृतिक दवा कौन सी होती है? कुनैन। प्राकृतिक दवा कौन सी होती है भैया? कुनैन। जो किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के छाल से। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है भैया? सिनकोना के छाल से। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा गया, कुनैन किससे प्राप्त होता है भैया? सिनकोना के छाल से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक दवा का नाम क्या है भैया? तो याद रखिए, कौन सी दवा है? सिनकोना की क्या नाम है भैया? कुनैन। क्या नाम है इसका? कुनैन। और अगर हम बात करें मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया भैया? मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? याद रखिएगा, इसका उन्मूलन कब तक करना है भैया? 2030 तक। कब तक भैया? याद रखिएगा, 2030 तक क्या करना है? इसका उन्मूलन करना है। लेकिन अगर बात करें मलेरिया दिवस की, अगर हम दिवस की बात करें, तो कब होता है भैया? ये 25 अप्रैल को होता है। कब होता है ये? 25 अप्रैल को होता है। मलेरिया दिवस की बात करेगा तो कब होता है भैया? 25 अप्रैल को होता है। अब देखिए, मलेरिया किस एनाफ्लिस से होता है? मादा एनाफ्लिस से होता है। इसका एक नया वाहक खोजा गया है। इसका एक नया वाहक खोजा गया है। नया वाहक खोजा गया है। नया वाहक खोजा गया है। उस नए वाहक का नाम क्या है? आप यहां पे देख सकते हैं, एनाफ्लीज स्टेफेंसी। क्या नाम है? एनाफ्लीज। एनाफ्लीज। एनाफ्लीज स्टीफेंसी। क्या नाम है भैया? स्टीफेंसी। एनाफ्लीज स्टीफेंसी, इसका नाम क्या है? याद रखिएगा, एनाफ्लीज स्टीफेंसी। और ये किस देश में खोजा गया? याद रखिएगा, किस देश में खोजा गया भैया? केन्या में। किस देश में खोजा गया है? केन्या में खोजा गया। और केन्या की अगर हम बात करें, इसकी राजधानी क्या है भैया? नैरोबी। क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है भैया? नैरोबी। और नैरोबी में ही आपको याद होना चाहिए, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां है भैया? नैरोबी। पर्यावरण की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? UNEP। इसकी जो स्थापना कब होती है भैया? 5 जून 1972 में होती है। कब होती है? 5 जून 1972 में। और 5 जून को कौन सा दिवस होता है भैया? आपको कमेंट करके बताना है, 5 जून को कौन सा दिवस होता है। तो 5 जून को आपको कमेंट करके बताना है, 5 जून को कौन सा दिवस होता है। आपको कमेंट करके बताना है, 5 जून को कौन सा दिवस होता है। आप देखिए, यहां पे इक्वेटोरियल गिनी है। हाल ही में अभी जो आपका मारबर्ग रोग जो देखा गया है, मारबर्ग रोग किस देश में देखा गया? इक्वेटोरियल गिनी में। इसकी राजधानी क्या थी? आपको हमने लिखाया था भैया, क्या है? मलाबो। इसकी राजधानी क्या है भैया? मलाबो। और अगर बात करें, हाल ही में WHO ने किसे इबोला मुक्त घोषित किया है भैया? तो इबोला मुक्त किसे घोषित किया है? इबोला मुक्त किसे घोषित किया है? याद रखिए, किसे घोषित किया है भैया? इबोला मुक्त किसे घोषित किया है? युगांडा को। इबोला मुक्त किसे किया है? युगांडा को। और मारबर्ग रोग हाल ही में कहां देखा गया था भैया? इसके लक्षण कहां देखे गए थे? इक्वेटोरियल गिनी में देखे गए थे। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं सीडी देशमुख, रानी कमलापति, संभाजी और क्या भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख के नाम पर क्या होगा, जो मुंबई चर्च गेट है, मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट जो है इसका नया नाम क्या भैया, इसका जो नया नाम रखा जाएगा, इसका जो नया नाम रखा जाएगा, इसका जो नया नाम रखा जाएगा वह किसके नाम पे होगा भैया, सीडी देशमुख के नाम। किसके नाम पे होगा, सीडी देशमुख। रानी कमलापति, आपने अगर पढ़ा हो पीछे तो रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन, इसका पूरा नाम क्या था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कहां पड़ता है भैया, भोपाल में पड़ता है। कहां पड़ता है, भोपाल में पड़ता है। तो आपसे कहा जाएगा हबीबगंज, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है ये कहां था भैया, भोपाल में है। कहां पे है, भोपाल में है। कहां पे है, भोपाल में है। और इसी का नाम क्या होगा भैया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और देखिए जो आपका महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद शहर है उसका नया नाम क्या होगा, संभाजी नगर। औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद का नया नाम क्या है भैया, औरंगाबाद का नया नाम क्या है भैया, संभाजी नगर। क्या है, संभाजी नगर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो जो आपका कोलकाता जो आपका कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता जो बंदरगाह है भैया, कोलकाता जो बंदरगाह है उसका नया नाम क्या है भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका नया नाम क्या है भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हबीबगंज का नया नाम क्या है भैया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मुंबई चर्च गेट का नाम क्या हो गया, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन नया नाम हो जाएगा। और अगर हम बात करें भैया अभी लखनऊ का नया नाम चेंज होने वाला है, लखनऊ का नया नाम चेंज होने वाला है। आपको कमेंट करके बताना है इसका नया नाम क्या होने वाला भैया, लखनऊ का नया नाम चेंज होके क्या होने वाला है। इसके अलावा आप जानते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद का नया नाम क्या है भैया, कर्णावती। क्या है भैया, कर्णावती। क्या है, कर्णावती। अहमदाबाद का नया नाम क्या है भैया, कर्णावती। क्या नाम है, कर्णावती। अहमदाबाद का नया नाम क्या है भैया, कर्णावती। और आपको यह बताना है ये जो सभी कार्य किए जाते हैं किसी भी स्थान का नाम चेंज करने के लिए, ये कौन से अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, ये कौन से अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। ये जो नाम चेंज किए जाते हैं ये कौन से आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, आपको ये कमेंट करके बताना है। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है भैया। देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न, ये क्विट है भैया, ये क्या है, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न, कश्मीर फाइल्स, कोडा, गंगूबाई, काठियावाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भैया, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न। पहले बात करते हैं किसके बारे में भैया, बाफ्टा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, बाफ्टा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, बाफ्टा के बारे में। ब्रिटिश एकेडमिक ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। क्या होता है फुल फॉर्म भैया इसका, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन क्या होगा भैया, टेलीविजन होगा, टेलीविजन क्या होगा भैया, टेलीविजन आर्ट। क्या होगा, आर्ट होगा। ये आर्ट अवार्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा फिल्म जो पुरस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं, बाफ्टा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होता है, बाफ्टा पुरस्कार। अगर बात करें बाफ्टा पुरस्कार, ये कब से इनकी शुरुआत हुई है, इनकी शुरुआत कब से होती है, बाफ्टा पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, 1947 से होती है। कब से होती है भैया, 1947 से होती है। और ये हर वर्ष कहां दिए जाते हैं भैया, ये एक ही जगह पे हर वर्ष दिए जाते हैं, रॉयल सोसाइटी में। कहां दिए जाते हैं भैया, रॉयल सोसाइटी में दिए जाते हैं। और रॉयल सोसाइटी कहां पड़ती है भैया, तो ये कहां पे पड़ती है, लंदन में पड़ती है। इसका मतलब ये हर वर्ष एक ही जगह पे दिए जाएंगे। रॉयल सोसाइटी कहां पड़ेगी भैया, लंदन में पड़ती है। और इस बार अगर हम बात करें भैया बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला भैया, याद रखिएगा, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न। क्या भैया, ऑल क्विट ऑन दी वेस्टर्न,
किट ऑन द वेस्टर्न। और अगर इसमें बात करें बेस्ट एक्टर कौन है भैया, बेस्ट एक्टर, और बेस्ट एक्टर के बाद बेस्ट एक्टरनी कौन है भैया, बेस्ट एक्टरनी कौन है, बेस्ट, माफ कीजिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है भैया, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है भैया, इसमें याद कर लीजिएगा। बेस्ट एक्टर कौन है, अस्टिन बटलर कौन है भैया, अस्टिन बटलर कौन है, अस्टिन बटलर, अस्टिन बटलर कौन है भैया, अस्टिन बटलर। और एक्ट्रेस कौन है भैया, ब्लैंचेट कौन है, ब्लैंचेट है, कौन है भैया, एक्ट्रेस कौन है, ब्लैंचेट है। एक्टर कौन है, अस्टिन बटलर। फिल्म का नाम क्या है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न। बेस्ट एक्टर कौन है भैया, अस्टिन बटलर। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, ब्लैंचेट है। तो आप यहां पे और देख सकते हैं जो आपका भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ये किसको दिया गया भैया, बेस्ट फिल्म किसको मिली है, कश्मीर फाइल्स को, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के में बेस्ट फिल्म कौन सी है भैया, कश्मीर फाइल्स। और जो आपका 94 नंबर का जो ऑस्कर है भैया, इस कौन सी मूवी को दिया गया है, याद रखिएगा, कोड़ा को। और गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी में कौन भैया आपका जो लीड कैरेक्टर में कौन है आपका, तो आप आलिया भट्ट, क्या है, आलिया भट्ट, क्या भैया, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट कौन है भैया, आलिया भट्ट को दिया गया। आलिया भट्ट को क्या दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, कौन सी मूवी के लिए, गंगू भट्टा हो गया, ये तो भट्टा हो गई, क्या नाम है भैया, आलिया भट्ट, क्या नाम है इसका, आलिया भट्ट नाम है, याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, आलिया भट्ट को। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है भैया, आलिया भट्ट हो गया। बेस्ट एक्टर कौन है भैया, तो एक्टर कौन है, याद रखिए कौन है भैया, क्या नाम है उसका, रणबीर कपूर, कौन है भैया, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर। दादा साहब फाल्के में बेस्ट एक्टर कौन है भैया, रणबीर कपूर। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। अब क्या ऑप्शंस हैं, विराट कोहली, बेन स्टोक, आर अश्विन और कौन भैया, ईशान किशन। तो बताइए कौन है इसमें से, टिक करिए आप लोग। चलिए देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है भैया, तो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा भैया, बेन स्टोक। कौन हो जाएगा, बेन स्टोक हो जाएगा। देखिए जो टेस्ट क्रिकेट होता है या जो वनडे क्रिकेट होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जो आपका T20 होता है, इसका आयोजन कौन कराता है भैया, तो कौन कराता है, आईसीसी। कौन कराता है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो स्थापना होती है भैया, इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है भैया, 1909 में। इसकी स्थापना कब होती है भैया, 1909 में होती है। लेकिन अगर कहेगा भारत इसका सदस्य कब बनता है, भारत सदस्यता कब लेता है भैया, भारत सदस्यता कब लेता है, तो 1926 में लेता है। कब लेता है, 1926 में लेता है। और बात अगर हम करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, क्या नाम है उसका, ग्रेग बर्कले। क्या नाम है भैया, ग्रेग बर्कले, क्या नाम है, ग्रेग बर्कले। और ये कहां के हैं, याद रखिए कहां के हैं भैया, न्यूजीलैंड के। कहां के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। कहां के हैं, न्यूजीलैंड। और हाल ही में न्यूजीलैंड में कौन सा तूफान आया था भैया, गैब्रियल। कौन सा आया था, गैब्रियल नामक तूफान आया था। कौन आया था भैया, गैब्रियल नामक तूफान अभी हाल ही में किस देश में आया था, न्यूजीलैंड। और भैया बताएंगे जो आर टोनी गैब्रियल हैं, आर टोनी गैब्रियल, आर टोनी गैब्रियल जो हैं, इनको कौन सा हाल ही में पुरस्कार दिया गया, आर टोनी गैब्रियल को कौन सा पुरस्कार दिया गया, आपको कमेंट करके बताना है। आर टोनी गैब्रियल को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। और अगर आईसीसी की बात करें भैया, आईसीसी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है भैया, हेडक्वार्टर कहां पे, इसका दुबई में है। कहां पे है, दुबई में। कहां पे भैया हेडक्वार्टर इसका, कहां पे है, दुबई में। और अगर बात करते हैं आईसीसी के द्वारा जो टूर्नामेंट कराए जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इसमें से एक आपका टेस्ट क्रिकेट है। क्या भैया, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं, सर्वाधिक छक्के किसने लगाए भैया, सर्वाधिक छक्के किसने लगाए, यही आपका सवाल है। तो किसने लगाए भैया, बेन स्टोक। किसने लगाए हैं, बेन स्टोक ने लगाए। कहां का खिलाड़ी है भैया, इंग्लैंड का खिलाड़ी है। कहां का है, इंग्लैंड का खिलाड़ी है। कहां का है, इंग्लैंड का खिलाड़ी है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए भैया पहला टेस्ट कब हुआ था, तो पहला टेस्ट कब खेला गया, पूरे विश्व भर में पहला टेस्ट कब खेला गया था, तो 1877 में खेला गया। कब खेला गया भैया, 1877 में खेला गया। किसके द्वारा खेला गया, तो याद रखिएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ में कौन था भैया, ऑस्ट्रेलिया। कौन था, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने किसके साथ खेला था, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर कहेगा भारत ने पहला टेस्ट कब खेला, भारत का पहला टेस्ट कब था भैया, भारत का फर्स्ट टेस्ट कब था, 1932 में। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था भैया, याद रखिएगा 1932 में खेला था। और आपको अभी याद होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 450 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने भैया, रविचंद्रन अश्विन। 450 विकेट लेने वाले,
कितनी पारियों में? 89 पारियों में कौन बने भैया? आर अश्विन। कौन है? आर अश्विन बने हैं। कौन बने? आर अश्विन बने। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए सबसे तेज 200 रन, सबसे तेज 200 रन, सबसे तेज 200 रन किसने बनाया भैया? किसने बनाया है? माफ कीजिएगा 2000 हो गया। कितने भैया? 200 रन सबसे तेज किसने बनाया भैया? तो क्या नाम है इनका? ईशान किशन। क्या नाम है भैया? ईशान किशन। और विराट कोहली की बात करें, हाल ही में इन्होंने कितना भैया इंटरनेशनल रन बना लिया? इन्होंने 25,000 रन बना लिया। और सर्वाधिक सेंचुरी दूसरे नंबर पे किसकी है भैया? सर्वाधिक सेंचुरी, सर्वाधिक जो सेंचुरी है वह कौन से नंबर पे भैया? दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी कौन है भैया? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। आर टोनी गैब्रियल को आपको अगर याद हो भैया तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? 71वें नंबर का मिस यूनिवर्स, 71वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है भैया? मिस यूनिवर्स कौन बनी है? आर टोनी गैब्रियल। और जो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता हुई है कहां हुई है भैया? अमेरिका में। कहां पे हुई है? अमेरिका में हुई है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहां पे हुई है? अमेरिका में। कौन से शहर में हुई थी? पिछली बार पूछा गया था किस देश में हुई थी? इजराइल में। इजराइल का शहर पूछ लिया गया था। इस बार कहां हुई भैया? यूएसए में। यूएसए का कौन सा शहर है? न्यू ऑरलिन्स शहर। कौन सा है? न्यू ऑरलिन्स शहर। कौन सा है? न्यू ऑरलिन्स शहर है। और कौन से नंबर का भैया? 71वें नंबर। 70 का कौन जीता था भैया? 70 का आपको कमेंट करके बताना है। 70 वाली कौन जीता था भैया? अपने भारत की है, नाम उनका कमेंट करके, नाम और आपको राज्य कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। चलिए ये आज के सवाल, ये आज के आपके सवाल थे भैया, इतने सवाल थे। आप आई होप आपको क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। और क्लास अगर आपको बढ़िया लगा है तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। और अगर कोई सुधार चाहते हैं आप क्लासेज में, अगर कुछ और चाहते हैं कि इस पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये आज आपके सवाल थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहिए। और अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।